हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी बाइनरी सर्च की सीरीज। तो उसमें अगला क्वेश्चन होने वाला है इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन टू इंटीजर्स एरे nums1 एंड nums2 रिटर्न द एरे ऑफ देयर इंटरसेक्शंस। तो क्वेश्चन वर्ड इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, अपन सबने पढ़ रखा है इंटरसेक्शन सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी में तुमको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। दो सेट गिवन होते थे, लेट से ये 1 2 3 4, और दूसरा सेट गिवन होता था 3, लेट से 2 और लेट से 4। डुप्लीकेट्स भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, जो भी है। ये लेट से ये बी सेट था और ये ए सेट था, तो अपन कुछ लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन, ऐसा कुछ इंटरसेक्शन का ऐसा कुछ सिंबल होता था बी। उसके अंदर अपन ने इनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है दोनों एरम जो दोनों सेट में कॉमन है, जैसे 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या बनता है, 3, 2, 4। ठीक है। तो एक वेन डायग्राम करके भी चीज़ें होती थी, ऐसा कुछ होता था डब्बा, ये यूनिवर्सल सेट होता था, ये ए बनेगा तो ये बी बनता था, ये बी हो गया, ये ए हो गया, और ये वाला पार्ट होता था ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो मैंने मोटा मोटा रिवाइज करा दिया कि सेट थ्योरी में ऐसा कुछ करते थे ना, जहाँ पे अपन सुपर सेट, यूनियन, सबसेट वगैरह ऐसी चीज़ें पढ़ते थे, पावर सेट वगैरह। ठीक है। तो अब है ना, यहाँ पे यहाँ तो सेट होते थे, यहाँ पे अपने को दो वेक्टर की बना है, जैसे लेट्स वेक्टर वन ये है और ये वाला वेक्टर है एक। तो अब इन दोनों में से इंटरसेक्शन रिटर्न कराना है। तो देखो 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 ये यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है। तो होना क्या चाहिए, 2,2। ठीक है। तो होना क्या चाहिए 2,2, लेकिन है ना यहाँ बोला यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करना है आपको। तो इसका आंसर सिर्फ 2 होगा, सिर्फ 2, सिर्फ 2। ठीक है। और यू रिटर्न आंसर इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, मतलब अपन आगे करेंगे तो 2, जैसे यहाँ पे 3,2,4 आया था, यहाँ पे 2,4,3 भी रिटर्न कर सकते हो तुम, 4,3,2 कुछ भी रिटर्न करो, लेकिन एलिमेंट्स ही होने चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ये है। और यूनिक एलिमेंट्स मतलब रिपीट नहीं होने चाहिए एलिमेंट्स। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं, मतलब 2 तो इंटरसेक्शन है ही, लेकिन एक बार ही लिखना है उसको, क्योंकि अपने को आंसर में सारे यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं। ठीक है। तो वर्ड इंटरसेक्शन का मतलब अपने को समझ में आ गया। और लेट्स से अपन इस एग्जांपल में ले, लेट्स से एग्जांपल में ले, तो देखो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है। तो 4 आएगा आंसर में, जो कि दिख रहा है। 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आंसर में 9 भी आएगा। ठीक है। अब 5, 5 यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो 5 आंसर में नहीं आएगा। तो इस हिसाब से चीज़ें काम कर रही है। तो अब इसको 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 सॉल्व करने का सबसे ब्रूट फोर्स क्या होगा, ब्रूट फोर्स। तो यार जिसने भी है ना अपने सेट हैश मैप्स ये सब पढ़ रखे होंगे, तो उसको लगेगा यार यूनिक एलिमेंट्स बोल रहे हैं, और है ना क्वेश्चन में डुप्लीकेट एलिमेंट्स गिवन हो सकते हैं, और आंसर भी किसी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। तो यार वो फटाफट से बोल देगा कि सेट जैसा यूज़ कर लो यार, क्योंकि सेट। अब यार इस सीरीज में जब तक मैंने अभी तक सेट कवर किया नहीं है, और है ना अगर किसी ने सेट पढ़ा नहीं, तो मैं तुमको सेट का बेसिक सा आइडिया देता हूँ। यार बेसिकली ना यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है। यूनिक एलिमेंट्स को, इसका एक वेरिएंट होता है, वो डुप्लीकेट्स को भी सॉर्ट करता है, लेकिन एक बार के लिए तुम बस सेट की अपन बात कर रहे हैं। तो सेट है ना यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। अगर डुप्लीकेट वैल्यू तुम डालोगे भी तो इंसर्ट नहीं होगी, एरर भी नहीं आएगा, लेकिन इंसर्ट भी नहीं होगी। ठीक है। यूनिक एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है, और अपन इसमें इसको ना ऑर्डर या फिर अनऑर्डर कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई अपने है ना दिक्कत नहीं है। और ये बस ये नहीं, इसलिए है ना अपन इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अपन है ना मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे क्या करने वाला है। जैसे मैं लेट्स से ब्रूट फोर्स डिस्कस करता हूँ। तो ब्रूट फोर्स में क्या होगा, मैं करूँगा एक सेट बनाऊंगा। सेट में क्या करूँगा, सेट बनाते बनाते मैं इन दोनों में से कोई भी एक एरे सेट के अंदर पूरा पुश कर दूंगा। तो जैसे लेट से मैंने मान लो मैं भी कुछ सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं लेट से मैंने सेट में डाल दिया nums1। अब मैंने सेट के अंदर जैसे मान अभी जैसे nums1 ऐसा कुछ दिखता था एरे 4, 9, 5, है ना। अब लेट से मान लो मैंने सेट बना लिया ये nums1 वाला, और इसके अंदर ये पहला पड़ा 4, ये पड़ा 9 और ये पड़ा 5। ठीक है। ठीक है। ये सेट है मेरे पास, सेट मैंने एक सेट बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ना इस वाले पे लूप चलाऊंगा। लेट से मैंने चलाया फॉर ईच लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप लगा लो तुम्हारी जो मर्जी हो। फॉर इंट बेसिकली आई टी नम्स। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बोलूँगा कि और एक आंसर वेक्टर भी रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी वेक्टर है, तो मैं एक आंसर ही बना लेता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ आंसर। ठीक है। अब मैंने आंसर वेक्टर बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक एक वैल्यू इस नंबर्स में से उठाऊंगा, जो कि मैं उठा भी रहा हूँ आईटी वाले में, मैं ना इस वेरिएबल में डाल रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ क्या सेट में प्रेजेंट है, सेट में प्रेजेंट है। अगर सेट में प्रेजेंट है तो मतलब वो इस एरे में प्रेजेंट थी, और अगर एरे में प्रेजेंट है तो दोनों में प्रेजेंट है, तो मतलब वो इंटरसेक्शन वाला वो है वर्ड, मतलब वैल्यू जो इंटरसेक्शन वाले एरे में आनी चाहिए। तो मतलब मेरे को उसको आंसर में डालना है। ठीक है। लेकिन यार यहाँ पे तुम एक चीज़ चेक करो, इस वाले केस में जब ये ना 4 इस वाले के लिए चेक होगा तब तो डल जाएगा, फिर इस वाले के लिए चेक होगा तो दोबारा डल जाएगा आंसर में, मतलब 4,4 शो हो जाएगा। तो यूनिक वाला केस भी चेक करना है अपने को, मतलब यहाँ पे अपने को दो चीज़ करनी है। एक तो आंसर में पुश बैक करना है,
और एक यूनिक वाली चीज़ चेक करनी है। फिर यूनिक वाली चीज़ को मेंटेन कैसे करेंगे, देखो जो कैसे मेंटेन करेंगे। पहले तो है ना मैं तुमको लिखता हूँ कि मैंने क्या बोला, आईटी उठाया, अब मेरे को है ना सेट में चेक करना है कि आईटी है क्या। तो मैं सेट अब मैंने शायद पता नहीं किसी वीडियो में तो कराया था कि कैसे चेक करते हैं, तो मैं तुमको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे नीचे मैं लिखूँगा सेट डॉट फाइंड, जो भी इसका नाम होगा और जो भी मेरे को फाइंड करना होगा, लेट्स से आईटी है ना, और नॉट इक्वल टू सेट डॉट एंड। ठीक है ना, ऐसा सिंटेक्स होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं तुमको वेक्टर समझाता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। मैंने तुमको बताया था कि बिगिन एंड ये सब चीज़ें क्या काम करती है, डॉट बिगिन डॉट एंड, ये सब मैंने तुमको बता रखा है। अब डॉट बिगिन जो होता है ना, जैसे मान लो वी डॉट बिगिन है तो वो तो इधर पॉइंट करेगा, और वी डॉट एंड होता है ना वो इधर पॉइंट करता है, जस्ट है ना n माइनस वन इंडेक्स के बाद वाला इंडेक्स जो कि एरे के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, उस पर ना वी डॉट एंड पॉइंट करता है हमेशा। तो जब मैं लिखूंगा ना वी डॉट ये सेट डॉट फाइंड, तो जब मैं लिखूंगा ना फाइंड, तो वो यहाँ से फाइंड करना चालू करेगा, क्या मिला क्या मिला क्या मिला। लेट्स सपोज जो आई टी की वैल्यू 5 थी और मेरे को 5 था, वो 5 यहाँ पड़ा है, तो ये यहीं पे रुक जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, मतलब फाइंड वाला जो है ना ये वाली चीज़ ये यहीं पे आके रुक जाएगी। ठीक है ना, तो वो पहुंची नहीं, नॉट इक्वल टू एंड, एंड वाला यहाँ पे और ये फाइंड वाली चीज़ यहीं पे, ये तो ये नॉट इक्वल है, मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई जो मैं फाइंड कर रहा था ना वो मुझे बीच में ही कहीं पे मिल गया, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब तो है मिल गया। ठीक है, और लेट से अज्यूम ये वाला केस होता है सेट डॉट फाइंड, बेसिकली इसमें कुछ भी होता है आई टी इक्वल इक्वल टू एस सी टी डॉट एंड। ठीक है, सेट डॉट एंड। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यार मैं ना फाइंड करता करता यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया, मुझे अभी मिली नहीं, मैं आया 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 और अब यहीं पहुँच गया। अब ये फाइंड भी यहीं पहुँच गया, एंड भी यहीं पहुँच गया। इसका मतलब फाइंड वाले ने पूरा एरे बिगिन से लेके यहाँ तक ट्रेवर्स कर लिया, लेकिन उसको अभी तक वो एलिमेंट नहीं मिला जो उसको सर्च कर रहा था, वो एंड पे पहुँच गया, मतलब वो वैल्यू एब्सेंट है, वो वैल्यू एब्सेंट है, नहीं मिला। होप यार ये समझ में आया होगा कि मतलब जब अपन लिखते हैं सेट डॉट फाइंड, किसी वैल्यू को फाइंड करते हैं और अगर वो एंड तक पहुंच रही नहीं है, मतलब मैं फाइंड कर रहा हूँ किसी वैल्यू को, स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से और अगर वो मुझे एंड तक नहीं पहुंच रही, बीच में ही रुक जा रही है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू कहीं पे बीच में मिल गई मेरे को, है ना, एंड तक नहीं पहुंची, मतलब वो बीच में कहीं पे मिल गई। और अगर मैं ना फाइंड कर रहा हूँ वो एंड तक ही पहुंच गई फाइंड करते करते, मतलब मैंने यहाँ चालू किया चालू किया चालू किया चालू किया चालू किया, मुझे नहीं मिली, मैं एंड पे पहुंच गया, मतलब मैंने पूरा एरे ट्रेवर्स कर लिया लेकिन मुझे नहीं मिली, तो मैं एंड पे पहुंच गया, इसका मतलब वो अब मुझे नहीं मिलेगी, एरे में है ही नहीं। ये तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से, इफ सेट डॉट फाइंड जो भी आई टी है नॉट इक्वल टू सेट डॉट एंड, मतलब मुझे मिल गई कहीं पे ये वाला केस, ये वाला केस, मतलब मुझे मिल गई, तो मुझे क्या करना है, एक तो आंसर में पुश बैक करना है। ठीक है, हाँ, तो आंसर डॉट पुश बैक, ये आई टी, ठीक है, आईटी को पुशबैक कर दूंगा क्योंकि ये वाला मेरा आंसर है। अब मेरे को है ना यूनिक चीज़ मेंटेन करनी है। यूनिक चीज़ का मतलब अब जब मैं ना इस फोर, जब नम्स टू पे चल रहा है ना ये वाला वेक्टर, तो जब नाइन, जब इस फोर के लिए चला होगा तब इस फोर से मैच हो गया होगा और ये आंसर में पुशबैक हो गया होगा। ठीक है, लेकिन जब फिर इस वाले फोर फोर के लिए ये वाला लूप चलेगा, नम्स टू का ये वाला लूप इस वाले फोर के लिए चलेगा, तो वापस चेक करेगा यार सेट में फोर पड़ा है, तो इस कंडीशन के अनुसार मैं वापस फोर में डाल दूँ, तो दिक्कत क्या आएगी, आंसर जो ये होगा ना, तो इससे पहले एक फोर स्टोर हो जाएगा फिर एक और फोर स्टोर हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि अपने को यूनिक एलिमेंट से डालने हैं। तो क्यों ना मैं इस एक बार इस फोर को डाल दिया, मतलब एक बार मुझे ये फोर मिल गया एज अ इंटरसेक्शन, अब मुझे इस फोर की कभी नीड नहीं है, तो मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ ना, हटा देता हूँ। तो मैं लिखूंगा सेट डॉट इरेज और जो भी आई टी होगा फोर जो भी ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसका फंक्शन है। अब सेट इस समय पूरा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है क्या है, बस ये दो तीन ऑपरेशन है, पुश और इरेज, बाकी ये फाइंड वगैरह एंड वगैरह तो वेक्टर में भी थे। ठीक है, तो मैं ये वाली चीज़ करके है ना बड़े आराम से क्या करूँगा, इसको ऑटोमेट कर लूँगा, फिर रिटर्न कर दूंगा मेरा आंसर। ठीक है, मैं तुमको एक छोटा सा ड्राइंग करके दिखाता हूँ इस पर, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 9 5 मेरा पहले ये वेक्टर था और दूसरा वेक्टर क्या था, 9 4 9 8 4, 9 4 9 8 4, दूसरा मेरा ये वेक्टर है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैं पहले इसको सेट में डाल लूँगा, डाल लिया भाई, 4 9 5 सेट में डाल लिया। अब मैं बोलूँगा इसमें लूप चलाऊंगा, तो मैं जब इसके लिए लूप चलाऊंगा आई इक्वल्स टू इस 9 के लिए तो मैं चेक होएगा सेट में इस वाली कंडीशन के अनुसार कि 9 है क्या, अगर है तो आंसर में डाल दो, तो मेरा लेट से आंसर वाला वेरिएबल है, आंसर में डाल दो, 9 को डाल दिया, लेकिन अब यहाँ से रिमूव भी कर दो, इरेज भी कर दो, कर दिया। ठीक है,
अब इसके लिए लूप चलेगा, इस वाली के लिए आई इसके लिए, फिर वो बोलेगा 4 पढ़ा है क्या, बोले पढ़ा है, लेकिन रिमूव भी कर दो और डाल भी दो, ठीक है। अब 9 के लिए से चलेगा, बोले 9 सेट में है क्या, बोले सेट में ही नहीं है, मतलब ये इंटरसेक्शन वाला ही नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे 9 पढ़ा होता मैं इरेज नहीं करता तो ये दोबारा पुशबैक हो जाता ना यहाँ पे, इसलिए अपने बड़ी चतुरता से यूनिक एलिमेंट्स को मेंटेन कर लिया, ठीक है। तो अपन इस बार डालेंगे नहीं, इस बार 8 भी डालेगा, 4 भी डालेगा, ठीक है। तो ऐसे 9 और 4 आंसर आएगा, और इसी ऑर्डर में देखो 9 और 4 आंसर आ रहा है। तो समझ में आ रहा है कि क्यों आ रहा है, तो मैं इसको तुमको फटाफट कोड चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक अनऑर्डर सेट ले लिया। बेसिकली कोई ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है सेट में ना, कैसे भी ऑर्डर शो करो। अभी अपन सेट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बेसिकली अभी तुम सिंटैक्स समझो। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पूरा नम्स वन है ना, ये नम्स वन मैंने तुमको बोला था ये एरे डालना पड़ेगा, तो मैंने तुमको बोला था कि अरे नम्स वन इसमें अपन डालेंगे, ठीक है ना। तो अपन नम्स वन इसमें डाल दिया, और फिर एक रिजल्ट बना लिया, आंसर बना लो, कुछ भी बना लो। फिर मैं एक ले रहा हूँ नम्स टू से एक एक वैल्यू ले रहा हूँ, ये वाली IT ले लो, नम बोल लो, कुछ भी बोल लो। मैं फाइंड कर रहा हूँ क्या सेट में वो प्रेजेंट है। अगर है तो यार उसको ना आंसर में भी डाल दो, क्योंकि वो मेरा इंटरसेक्शन वाला वैल्यू होगा। और डालते डालते उसको रिमूव भी कर दो, जिससे मैं ना डुप्लीकेट वाली गलती ना कर पाऊँ, हमेशा यूनिक वैल्यू लूँ। उसको रन करके देखते हैं चलता है क्या। कुछ कमेंट डी कमेंट में दिक्कत होगी कहीं पे तो। ओके, ये किसी का कमेंट था क्या, एक सेकंड। अच्छा, ये वाली गड़बड़ है क्या, अब सही रहेगा, ठीक है। तो ये सबमिट भी हो रहा है, हो गया, ठीक है। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी इसकी। तो देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आसान है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो एक सेट बना रहा हूँ, उसमें ना नम्स नम्स को पूरे को नम्स वंस को डालता हूँ। तो इस नम्स की अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो नम क्योंकि लेट्स से मैं इसकी साइज मान रहा हूँ n और इसकी मान रहा हूँ m। तो इसकी साइज क्या ये स्पेस कितनी लेगा सेट, ये मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n, क्योंकि नम्स में जितने वैल्यूज है मैं उतने सारे के सारे सेट में पुश बैक कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये अब तुम खुद सोचा है, मुझे ना एक एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे मिनिमम इंटरसेक्टेड एरिया की जो साइज हो सकती है वो कितनी हो सकती है, जो सबसे छोटा वेक्टर होगा उन दोनों में से, जो दोनों छोटे वेक्टर जो वेक्टर होंगे उनका इंटरसेक्शन लेना। तो जो सबसे छोटा वेक्टर होगा, अगर हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स ही बड़े वाले वेक्टर से सिमिलर हो, जैसा कि मैंने केस भी सबसे स्टार्टिंग में लिया ही था। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये 4 साइज का था, ये 3 साइज का था। यहाँ पे है ना तीनों के तीनों इसमें सिमिलर थे, तो बना क्या इसी साइज का ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों में से जो छोटा होगा ना, वो मेरे नए एरे की वर्स्ट केस में साइज होगी। तो मैं इसका क्या बोलूँगा, मिनिमम ऑफ m कॉमा n, कि इन दोनों में से जो साइज मिनिमम होगी ना, वो इसका अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ओ ऑफ मिनिमम ऑफ m कॉमा n इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये वाली, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब यार बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन ये वाली लेंगे तो ये होगा O ऑफ ये m, ठीक है। और यहाँ पे एक और हिडन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये अपन भाई एक बार चलाने के लिए तो अपन क्या कर रहे हैं, बिगिन से चल रहे हैं और एक एक वैल्यू डाल रहे हैं अपन सेट में। अगर मैं ये वाला सिंटेक्स यहाँ नहीं लिखूँ तो मुझे एक फॉर लूप लगा के नम्स वन पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, और फिर सेट में एक एक वैल्यू को पुश कराना ही पड़ेगा ना। तो ये पूरा चीज़ जो ऑपरेशन लेगा ना, ये इजी सिंटेक्स है इसलिए लिख रखा है। तो ये ऑफ एन लिए भी लेगा, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बोलूँ फाइनल क्या हो गई, तो वो हो गई O ऑफ एन प्लस O ऑफ एम इसकी एन इसकी, तो कंबाइन ये हो गई O ऑफ m प्लस n, ठीक है। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलूँ क्या हो गई, O ऑफ मिनिमम ऑफ m कॉमा n। अगर मैं इसको भी तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करूँ, और कुछ बच गया क्या, हाँ O ऑफ n इसका भी तो बच गया, O ऑफ n इसका भी तो बच गया प्लस O ऑफ n, ठीक है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तुम्हारे लिए, तो केस फर्स्ट क्या हो सकता है, केस फर्स्ट क्या हो सकता है कि भाई एन ही है ना, एन ही मिनिमम हो। तो ये क्या रिटर्न करेगा O ऑफ n, ये रिटर्न करेगा O ऑफ n और प्लस O ऑफ n, तो O ऑफ 2n। तो 2 कांस्टेंट है तो मैं इसको O ऑफ n ही बुलाऊंगा, ठीक है। और अगर केस 2 की बात करूं, तो
हो सकता है ये ओ ऑफ एम रिटर्न करें प्लस ये ओ ऑफ एन रिटर्न करें, तो ये क्या होगा ओ ऑफ एम प्लस एन। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों में से वर्स्ट केस की बात करूँ तो ज़्यादा गंदी है। ठीक है, वर्स्ट केस की बात करूँगा ना मैं, क्योंकि वर्स्ट केस की बात करते हैं बिगो में, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यही आ रही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ रही है। तो मैं कॉन्क्लूड करता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, ओ ऑफ एम प्लस एन, सबसे वर्स्ट केस। ठीक है, ये होने वाला है। तो अब अपन चलते हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच, जो कि होने वाली है बाइनरी सर्च की। अब यहाँ पे तुम इसको भी ना दो स्टैक से भी कर सकते थे, सॉरी दो सेट से भी कर सकते थे, टू पॉइंटर अप्रोच होती है उससे भी कर सकते थे, ना तो तुम इसे किसी भी अप्रोच से कर सकते थे। मैंने तुमको सेट से करके दिखा दिया। तो इसके जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ एरे टू, लीड कोड पे ये इंटरसेक्शन ऑफ एरे टू है ना, इस चीज के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भी। तो उसमें मैं तुमको टू पॉइंटर करा दूंगा, बेसिक है ना वो टू पॉइंटर में, उसमें उसमें करा देता हूँ तुमको, उसको अपन टू पॉइंटर से करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन बाइनरी सर्च डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो मेरे को एक एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी, तो ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है देखो, समझो कि फोर है ना इस पूरे एरे में प्रेजेंट है क्या, है, तो वो मेरा आंसर में भी होगा। ठीक है, नाइन इस पूरे एरे में प्रेजेंट है क्या, अगर है तो वो मेरा आंसर में भी होगा। फाइव इस पूरे एरे में प्रेजेंट है क्या, अगर नहीं है तो मेरा आंसर में भी नहीं होगा। यही मतलब है इस चीज़ का। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, किसी एक एरे की वैल्यू दूसरे एरे में है क्या, अगर है तो दोनों एरो में है, तो मतलब इंटरसेक्शन वाले एरे में भी जाएगी। तो ये कुछ कुछ सिमिलर हो गया जो अपन ने बाइनरी सर्च की फर्स्ट वीडियो करी थी ना, फर्स्ट वीडियो वन, मतलब बेसिक्स बाइनरी सर्च की इंट्रोडक्शन की। उसमें एक कोड कोड कराया था मैंने, फाइंड द की इन गिवन एरे एट, और उसका इंडेक्स बताना था। फिर कुछ कुछ ऐसे तो हो गया, क्या मेरी की मेरे गिवन एरे में प्रेजेंट है, क्या मेरी की मेरे गिवन एरे में प्रेजेंट है, क्या मेरी की मेरे गिवन एरे में प्रेजेंट है। तो समझ में आ रहा होगा कि मतलब ये मेरी कीज हैं और मुझे देखना है कि मेरे पूरे एरे में प्रेजेंट है क्या। तो तुम यहाँ पे बाइनरी सर्च सोच सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जिस एरे पे तुमको की सर्च करनी है वो सॉर्टेड होना चाहिए, तो पता है। तो ये मेरे को ये वाला एरे सॉर्टेड होना चाहिए, तो मैं इसको सॉर्ट कर लूंगा, सॉर्ट नम्स टू। ठीक है, शॉर्ट नम्स टू कर दूंगा। अगर मैंने शॉर्ट नम्स टू कर दिया, अब मेरी एक एक की ये है, एक बार ये है, एक बार ये है, तो मुझे एक बार फॉर लूप तो लगाना ही पड़ेगा। चलो एक बार फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर इंट आई इज टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस एन, बेसिकली मैंने ये एन साइज का बोल रहा हूँ और ये एम साइज का बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ये एन इसलिए लिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये चेक करना है कि जो मेरे नम्स टू का मैं पहले यहाँ पे बाइनरी सर्च भी तो लगाऊंगा, स्टार्ट इज इक्वल्स टू जीरो एंड इज इक्वल्स टू एम माइनस वन, एम ये है एम माइनस वन, और अब मैं लगाऊंगा वैल्यू स्टार्ट लेस देन इक्वल टू ई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मिड भी निकाल लूँगा, फटाफट लगे हाथ। मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाय टू। ठीक है, मिड निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, चलो एक सेकंड में लिख देता हूँ, मिड ऑफ नम्स ऑफ वन ऑफ आई इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ टू ऑफ मिड। एक तो ये केस होता था अपने पास। ठीक है, इसके अंदर अपन कुछ कुछ करते थे, एक एल सिर्फ नम्स, एक सेकेंड, नम्स ऑफ टू ऑफ मिड इज ग्रेटर देन अपनी की क्या है, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ वन ऑफ आई, सॉरी। ठीक है, और फिर अपन क्या करते थे, और एक एल्स होता था। ठीक है, तो अपन ऐसा ऐसा कुछ करते थे और अपना बाइनरी सर्च का कोड हो जाता था। ठीक है, तो अपन इसको समझ लेते हैं कि करेंगे क्या अपन। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ये की है, मुझे चेक करना है पूरे एरे पे है क्या। तो मैंने मेरी इस वाले एरे की आई इक्वल टू वन की, आई इक्वल टू जीरो की, आई इक्वल टू वन की, आई इक्वल टू टू की है। तो जब मैंने इस आई को उठाया तो मैं चेक करूंगा नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ वन ऑफ आई, फर्स्ट जीरो, नम्स ऑफ वन ऑफ आई क्या मेरी इस मिड के इक्वल है क्या, अगर मेरा मिड लेट से यहाँ आया इक्वल है क्या, नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, जैसे मैं तीनों केस डिस्कस करता हूँ, एक तो क्या हो सकता है कि इक्वल हो जाए, अपना मिड ना की के इक्वल हो जाए, एक अपना की बड़ी हो जाए मिड से, एक अपनी की छोटी हो जाए मिड से। ये तीन ही केस होते हैं बाइनरी सर्च के। तो ये इसको हैंडल करना है, इसको हैंडल करना है, इसको हैंडल करना है। तो लेट से है ना, इसको अपन थोड़ी देर में अपन करते हैं, इसमें दो चीज़ करनी है, इसलिए अपन थोड़ी देर में देखते हैं क्या होता है।
तो लेट्स से मैं बात करूँ कि अगर मेरी की छोटी है और मिड बड़ा है, मतलब जो मेरे मिड पे वैल्यू है ना वो बड़ी है और की छोटी है, इसका मतलब जो मैं 4 ढूंढ रहा हूँ, लेट्स से मान लो एक मिड आया यहाँ पे है ना, यहाँ पे मेरी की छोटी आई है और मिड बड़ा है, इसका मतलब क्या है? और ये अरे सॉर्टेड है तो एक बार मैं सॉर्टेड है बना देता हूँ यहाँ पे तुम्हारे को लिए, 4 4 8 9 9, ठीक है। लेट से मेरा मिड आया यहाँ पे, तो मैं ढूंढ रहा हूँ 4 और मेरा मिड आया यहाँ पे, तो मेरा मिड बड़ा आया और मेरी की छोटी है, तो मुझे क्या करना है, मेरे एंड को उठा के श्रिंक करना है, एंड यहाँ होगा, उसको लेके यहाँ आना है, ठीक है, बेसिक्स है। तो एंड इज इक्वल्स टू मिड -1 करना है, ठीक है। और अगर एल्स है तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड +1 करना है। एल्स कौन सा केस होगा, जब की छोटी हो जाएगी, जब की बड़ी हो जाएगी, की बड़ी हो जाएगी इसका मतलब, की बड़ी हो जाएगी इसका मतलब जैसे लेट्स से मान लो मेरी 9 है, 9 इज और मेरा मिड आया ये, तो मिड तो छोटा है और मेरी की बड़ी है, इसका मतलब जो मेरा स्टार्ट है ना उसको उठा के मिड के आगे पहुंचाना है। स्टार्ट यहाँ होगा, मेरी की यहाँ कहीं होगी और मेरा मिड छोटा आ रहा है, तो स्टार्ट को उठा के यहाँ लाना पड़ेगा, तो मिड +1 वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं यार ये वाला, कि अगर मेरी जो मैं ढूंढ रहा हूँ वही मिड आ गया और वही की आ गई, तो यहाँ पे तुमको दो चीज़ करनी है, वही ऊपर जो करी थी, एक तो आंसर वाले एरे में डालना है और एक यूनिक चीज़ मेंटेन करनी है। यूनिक को तुम कैसे करोगे वो तुमको मेंटेन करना है, ठीक है। तो यार अगर जैसे मेरी इक्वल आई तो मैं पहले ढूंढ लूंगा कि जो मैं आंसर में शो कर रहा हूँ ना इंटरसेक्शन वाले आंसर में, क्या उसमें पहले से ही पड़ी गया, तो वो मैं कैसे करूँगा, बहुत आसान है। इफ फाइंड आंसर, ये इधर वेक्टर है डॉट बिगिन, पिछली बार सेट था आंसर डॉट बिगिन कॉमा आंसर डॉट एंड, और जो भी मेरी की है नम्स ऑफ टू ऑफ मिड, क्या ये मेरी प्रेजेंट है कहाँ पे, नॉट इक्वल टू आंसर डॉट एंड, ठीक है। अब मैं सिंटेक्स 2 मिनट में तुमको समझाता हूँ। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, जो मेरा आंसर वाला एरे बना हुआ होगा ना, वो मैंने बनाया नहीं है तो यहाँ बना लेते हैं फटाफट से। तो जो मेरा आंसर वाला एरे होगा ना, जो मैं रिटर्न करूँगा इंटरसेक्शन वाला एरे, बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं उसमें ये आंसर वाला एरे होगा तो मैं चेक कर लूँगा कि क्या मेरी जो की है वो प्रेजेंट है क्या। मेरी यहाँ पे अभी कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो मेरी आई है ना, ये मेरी पहली बार मेरे को ऐसी कोई वैल्यू मिली है जो दोनों एरे में सिमिलर हो, तो मेरे को ये को क्या करना है, पुश बैक करना है। तो आंसर डॉट पुश बैक, जो भी वैल्यू है किसी को भी कर दो, दोनों एक ही है, nums1 ऑफ आई को पुश बैक कर दो, ठीक है। पुश बैक कर दिया। अब क्या करना है, अगर वो मेरे आंसर में प्रेजेंट है, मतलब लेट से मान लो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, 4 4 यहीं पे प्रेजेंट होता। अब मान लो दोबारा मेरे को है ना 4, अब मेरे को 4 आ गया, दोबारा मैं जब आइटरेट करा होगा ना तो मेरे को एक डुप्लीकेट वैल्यू होगी 4, अब वो दोबारा बोल रही है 4, तो मैं आंसर चेक करूँगा आंसर पड़ी है क्या, बोले हाँ यार आंसर में पहले पड़ी है, तो डुप्लीकेट वैल्यू तो शो करानी है, तो एल्स ब्रेक, भाई कुछ मत करो, ब्रेक कर दो लूप को, इस वाली आइट्रेशन के लिए इस बाइनरी सर्च को ब्रेक कर दो, मतलब जो अभी करंट आइट्रेशन है ना उसके लिए बाइनरी सर्च ब्रेक हो जाएगा, फिर अगली आइट्रेशन के लिए चालू होगा। तो ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ रही होगी। मैं एक बार तुमको कोड दिखा देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये क्या लिखा है ये मैं तुमको अभी इसके बाद समझाता हूँ, ये चीज़ क्या लिखी है। तुम बेसिकली वो जो कोड है ना वो ये देखो यहाँ पे है। मैं nums1 ये मान लो और nums2 ये मान लो, ये बिग क्या है स्मॉल क्या है तुमको 2 मिनट में बताता हूँ। मैंने nums2 को सॉर्ट कर लिया, आंसर बनाया, nums1 वाले एरे पे मैं लूप चला रहा हूँ, nums1 वाले एरे पे लूप चला रहा हूँ, और अंदर nums2 वाले एरे पे मैं बाइनरी से चला रहा हूँ, ठीक है। nums2 वाले एरे पे बाइनरी से चला रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरी मिड पे जो वैल्यू है क्या वही मेरे nums1 ऑफ आई पे nums1 आई पे है क्या, है ना। अगर है तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरे आंसर में वो वैल्यू पहले से पड़ी है, कौन सी वैल्यू, बिग ऑफ मिड मतलब जो मेरी मिड वाली वैल्यू अभी जो मेरे को मिली है वो मेरे पड़ी है क्या, अगर है, अगर पड़ी है तो मुझे कुछ नहीं करना, और अगर नहीं पड़ी तो मुझे पुश बैक करना है, ठीक है। तो तुम उसको ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद क्या करना है, अगर मेरी जो मिड है वो बड़ा आया है और मेरे को जो वैल्यू चाहिए थी वो छोटी है तो n-1 करना है, और अगर उल्टा केस है तो start+1 करना है और मेरे को रिटर्न कर देना है। मैं तो एक बार इसको चला के दिखाता हूँ चल रहा है क्या। ठीक है चल रहा है, सबमिट करते हैं और मैं तुमको समझाता हूँ दोबारा से एक बार कि किया क्या है। ठीक है ये चल रहा है और अपन इसको ले चलते हैं अब।
पहले ये समझ लेते हैं ये क्या है। मैं बोल रहा हूँ यार कि है ना, मेरे जो अभी एरे था ना, मेरा जो अभी एरे था ये वाला, मैं इसमें बोल रहा हूँ कि अभी nums1 ये था और nums2 ये था। मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एक वैल्यू उठा रहा हूँ, फिर इसके लिए बाइनरी से चला रहा हूँ, फिर इसकी एक वैल्यू उठा रहा हूँ, फिर इसके लिए बाइनरी से चला रहा हूँ, फिर इसकी एक वैल्यू उठा रहा हूँ, फिर इसके लिए बाइनरी से चला रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो तुमको कितना कितना करना पड़ रहा है, एक सेकंड में तो काट दो। अगर ये m है और ये n है तो ये n बार चलेगा लूप, फॉर लूप, और ये कितनी बार चलेगा, log m, बाइनरी सर्च है। तो ये कितना टोटल कितनी बार चला, n log m। ठीक है, n log m चला। अगर लेट से मान लो ये m है और मैं इस पे फॉर लूप चलाता तो ये m बार चलता और ये log n बार चलता, फिर टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, तो m log n। और तुमको दिख रहा है यार साफ साफ कि n log n जो है ना वो बहुत छोटी है किससे, m log n से। क्यों क्यों कि देखो, मैं एक बार फोर आई स्क्वायर टू जीरो के लिए एक बार log m चलाऊँ, फिर आई स्क्वायर टू 1 के लिए log m चलाऊँ, फिर इसके लिए चलाऊँ। ठीक है, एक तो ये चीज़, और देखो यहाँ तो 3 बार ही चला, 3 इंटू log m, और यहाँ पे देखो 5 इंटू log n। तो ये डिफरेंस है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इन दोनों में जो छोटा वाला एरे होगा ना उस पर तो मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, और जो बड़ा वाला एरे होगा ना उस पर मैं बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ। ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, अगर nums1 की साइज छोटी है nums2 से, तो nums1 को स्मॉल बना दो और nums2 को बना दो बिग, बिग वाला एरे छोटा वाला एरे। और अगर ऐसा उल्टा है तो मतलब nums2 की साइज छोटी होगी nums वाले से, तो इसको बना दो स्मॉल एरे, उसको बना दो बिग एरे। तो मैं वो यहाँ पे कर रहा हूँ स्मॉल एरे, और ये हो गया मेरा बिग एरे। तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ लिख रखी है मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, nums2 को सॉर्ट कर रहा हूँ, तुमको फटाफट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने nums2 को सॉर्ट किया, तो ये मैं बिग वाले एरे को सॉर्ट कर रहा हूँ, फिर मैं एक आंसर बना रहा हूँ जो मेरा इंटरसेक्शन वाला आंसर स्टोर करेगा। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, लूप लगा रहा हूँ छोटे वाले पे, हाँ नम्स ऑफ 1 पे, इस वाले पे देखो n पे, ये n है, इस वाले पे मैंने लूप लगाया था फॉर। और मैं क्या कर रहा हूँ, लूप लगाने के साथ साथ अंदर वाले हर इस आइटेशन के लिए इस वाले पे एक बार बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ। तो मैंने स्टार्ट एंड और वाइल लूप लगा के ये 3 कंडीशन के साथ ये लूप लगाया। ठीक है, तो यहीं पे दिखा रहा हूँ मैं, एंड स्टार्ट और मिड, मतलब मिड इनिशियलाइज कर लिया बाहर। फिर मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ इस बड़े वाले पे, मैं बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ, मिड मिड कैलकुलेट किया, और बेसिकली मिड कैलकुलेट किया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी मिड पे जो वैल्यू है, जो मेरी मिड पे वैल्यू है, क्या वो मेरी की के इक्वल है, और की क्या है, जो स्मॉल वाली स्मॉल ऑफ आई पे मेरा फर्स्ट वैल्यू है, यही तो मेरी की है। जब ये की है तब इस पे बाइनरी से चल रहा है, तब ये की है तब इस पे बाइनरी से चल रहा है, जब ये की होगी तब इस पे बाइनरी से चलेगा। ठीक है, तो स्मॉल ऑफ आई मेरी की होगी। अगर मेरे को मेरी की मिल जाती है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर में चेक कर रहा हूँ मेरे आंसर में क्या वो पहले से पड़ी है। अगर पहले से पड़ी तो मतलब अब जो मैं कर रहा हूँ वो डुप्लीकेट वाली आइट्रेशन है, तो मेरे को उसको लेना नहीं है क्योंकि मुझे यूनिक एलिमेंट्स ही लेना है। तो मैं ब्रेक कर दूंगा, और अगर है नहीं है तो मैं उसको ले लूंगा, और ऐसे ही मैं n-1 और स्टार-1 करता रहूँगा अकॉर्डिंग टू केसेस। ठीक है, तो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। अ, ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया ओ ऑफ, मैं इसकी मान रहा हूँ m साइज और इसकी मान रहा हूँ n। ठीक है, तो मैं ये मेरा सॉर्ट करने के लिए मुझे m log m चाहिए रहेगा यार, है ना। और इसकी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये जो वही सबसे मिनिमम ऑफ ओ ऑफ मिनिमम ऑफ m का मान, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला एरे है। ये पूरा वाला बड़ा लूप ले लेगा, ये मतलब पूरा फॉर लूप, मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा, चलो ये फॉर लूप ले लेगा ओ ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये वाला पूरा लूप ले लेगा ओ ऑफ log m बाइनरी सर्च की। तो अगर मैं तुमको सब कुछ कंक्लूड करूँ तो ये टाइम कॉम्प्लेक्स डिवाइस तो हो गया। पहले तो ये सॉर्टिंग की ओ ऑफ m log m, ठीक है, प्लस प्लस क्या, इस वाले लूप इनटू इस वाले लूप का, तो ओ ऑफ n इंटू log m। ठीक है, ये तो हो गई मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इसको मैं नीचे कर दूँ, एक सेकेंड, ओ n प्लस n log log m कॉमन निकाल लिया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, m प्लस n log n हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपन एक बार आंसर वाला स्पेस बना रहे हैं जो कि ज़रूरत ही पड़ेगा अपने को, वो कुछ भी नहीं कर सकते उसका। मिनिमम ऑफ वो मिनिमम ऑफ n कॉमा n, मतलब क्वेश्चन की डिमांड ये वेक्टर तो ये तो बनाना ही पड़ेगा। अगर इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस होती है तो वो कांस्टेंट है, इस एक्स्ट्रा स्पेस अपन ने कुछ भी लेनी है।
तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और ये इसका कोड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।